गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 20 परफॉर्मेंस बजटिंग। अब देखो परफॉर्मेंस बजटिंग को हम आउटपुट बजटिंग भी कहते हैं। तो देखो नाम से पता चल रहा है ये भी ट्रेडिशनल बजटिंग से कुछ अलग है ना। परफॉर्मेंस बजटिंग की परफॉर्मेंस की व्हाट शुड बी द आउटपुट, कि आप इतना जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप मतलब मशीनरी के ऊपर लगा रहे हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आपका क्या आउटपुट होगा या क्या आउटपुट होना चाहिए, क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना। तो बजट बनाते टाइम ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि दिस शुड बी। तो इसी को क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस बजटिंग। आप देखिए प्रोग्राम बजटिंग भी लगभग इसी तरीके का लगता है, लेकिन प्रोग्राम बजटिंग अलग है। प्रोग्राम बजटिंग क्या है? इट इज़ द प्लानिंग, ऑथराइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम। कि जो भी प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, उन प्रोग्राम को जो सेट किया जाता है उसको हम प्रोग्राम बजटिंग कहते हैं। ये जो प्लानिंग होती है, ऑथराइजेशन होता है, ये उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो हमारा किस में आता है, प्रोग्राम बजटिंग में। तो वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम, कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको प्रोग्राम की टर्म में क्लासीफाई करना, जिससे कि अलग अलग तरह के बजट बनाए जाएं, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग बजट बनाए जाएं, और जो एक्सपेंडिचर हैं उनकी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड किया जाए कि व्हाट शुड बी द चॉइस। एक्सप्लिसिट जो चॉइस है उसके इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाएँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम बजटिंग। तो वी कैन से प्रोग्राम्स आर डिफाइंड इन लार्ज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन आउटकम विच दे एम टू अचीव, है ना। कि इस तरह से प्रोग्राम बनाना ताकि आपको जो है वो आउटकम वही मिले जो आप चाहते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम बजटिंग। अब देखिए जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो क्या है और वो कहाँ से आया। ट्रेडिशनल बजटिंग में देखो दो टर्म्स होती हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, है ना। लेकिन दोनों का ही जो मेजरमेंट होता है वो मॉनेटरी वैल्यू में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। बट देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एक्सपेंडिचर विद फिजिकल प्रोडक्शन। फिजिकल प्रोडक्शन नहीं देखा जाता कि कितना हुआ, इनकम को ही देखा जाता है कि आपकी इतना आपने इन्वेस्ट किया था, इतनी आपकी इनकम हुई। तो 1949 में यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले हावर कमीशन ने ये जो टर्म है परफॉर्मेंस बजटिंग वो फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। और इसका मेन पर्पस यही था कि आउटपुट को भी चेक करना, कि जब भी बजट बनाए जाएं तो जो बजट बनाए जाते हैं उसको फंक्शन के बेस पर, प्रोग्राम के बेस पर या एक्टिविटीज़ के बेस पर उसको डिवाइड करना, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर या जब भी आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, टेन्योर जब भी ख़त्म हो रहा है, तब ये देखना कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ द आउटपुट, है ना। जैसे देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि सपोज़ आपने बजट डिसाइड किया 2 लाख का फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो आप ये सोच कर चलते हैं कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर 2 लाख रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो उससे आपकी जो सेल है वो कितनी बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख की बढ़नी चाहिए। तो ये आपने परफॉर्मेंस डिसाइड कर दी कि आपका जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे उससे आपको आउटपुट कितना मिले। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो वी कैन से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बजट आर एस्टेब्लिश्ड इन सच अ मैनर that each allocation of budget is linked with performance of a specific responsibility और performance of a specific activity। कि कोई भी एक्टिविटी है उसकी परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाता है हर फंड जो एलोकेट किया जाता है, कि आपने इतना अमाउंट स्पेंड किया उससे आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, इतना किया उससे आपको क्या मिलना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, जब ये डिसाइड किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग। तो वी कैन से इट इज़ अ वर्क प्लान। ये एक ऐसा वर्क प्लान है जो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज़ द कोस्ट क्या है, एंड व्हाट विल बी द अचीवेबल टारगेट, कि आपका जो टारगेट है वो आपने ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड कितना अचीव करना है। तो फिर यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनको मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, उनके ऊपर मॉरल इम्पैक्ट होता है कि उन्होंने ये परफॉर्मेंस तो अचीव करनी ही है ना। आप देखिए ये आपको कुछ एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं जो इस पॉइंट को क्लियर करेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग को, जिसमें पहला है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। कि सबसे पहले जब भी फ़ंड एलोकेट किए जाते हैं तो परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, कि जो भी फ़ंड के रिक्वायरमेंट है ब्रीफ में उसको अरेंज तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आउटपुट होना चाहिए वो बता दिया जाता है। फिर जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन एक्टिविटीज़ की कोस्ट को भी प्रपोज कर लिया जाता है कि इस एक्टिविटी की इतनी कोस्ट होगी। मतलब बजट को क्लासीफाई किया जाता है फंक्शनली, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट बजट बनाए जाते हैं।
और परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए जो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया उसको मेज़र करने के लिए भी फिक्स किया जाता है। क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी दोनों तरह के, है ना। जनरली क्वांटिटेटिव से ही मेज़र किया जाता है। फिर क्वांटम ऑफ वर्क भी देखा जाता है कि कितना काम हुआ अंडर ईच एक्टिविटी, कि हर एक्टिविटी में कितना काम हुआ। एंड फाइनेंशियल एंड फिज़िकल एस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन भी देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, कि जो भी आप फाइनेंशियली अमाउंट अरेंज करेंगे उसको कहाँ स्पेंड करना है उसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट। आप देखिए नेक्स्ट आता है छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस बस्टिंग एंड ट्रेडिशनल बस्टिंग। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो ट्रेडिशनल बस्टिंग है वो पास्ट पर बेस्ड है ना, वो पीछे की तरफ देखती है, और जो परफॉर्मेंस बस्टिंग है वो आगे की तरफ देखती है ना। तो परफॉर्मेंस बस्टिंग लेज एम्फोसिस ऑन क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोडक्शन है, पर्सन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देती है, और हर फंक्शन को फिर आगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिवाइड करती है। जैसे अगर मार्केटिंग है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, सेल्स प्रमोशन आ सकता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम डिसाइड किए जाते हैं। फिर अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। जबकि ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिशनल में हम नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं कि ये फिक्स एक्सपेंडिचर हैं, ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर हैं, ये वेजेस हैं, ये सैलरी है ना। तो मतलब ट्रेडिशनल में पीछे की तरफ देखा जाता है। सेकेंड डिफरेंस यही है। रेट्रोस्पेक्टिव वर्सेस प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है लुकिंग बैक, है ना, कि ये जो ट्रेडिशनल बजटिंग की अप्रोच है ये पीछे देखती है और उसके बेस पर ही नए बजट बनाए जाते हैं। और जो प्रोस्पेक्टिव है मतलब वो फ्यूचर की तरफ देखती है ना, कि ये ऐसी अप्रोच है जो ये देखती है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो ये फ्यूचर फॉरवर्ड है। थर्ड डिफरेंस है रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट लेवल। जो ट्रेडिशनल बजटिंग है इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस तरह की जो बजटिंग है वो करते हैं। बट अगर बात करें हम परफॉर्मेंस बजटिंग की या प्रोग्राम बजटिंग की, तो ये जो मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है या जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है वो इसको जो है वो सॉल्व करती है, या इस तरह के जो बजट हैं वो बनाती है। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंस हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज यही है कि ये कोरिलेट करती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फिजिकल एस्पेक्ट के साथ, है ना, कि हर डिपार्टमेंट में इतनी मनी आई और उसे ये आउटपुट होना चाहिए। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फिजिकल एस्पेक्ट के साथ मैच करने का, कोरिलेट या कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। सेकेंड है टू इम्प्रूव बजट फॉर्मुलेशन, कि बजट बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू, कि पिछला जो काम हो चुका है ना उसको भी ध्यान में रखती है, और जो कमियां उसमें आई वो नहीं आनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजमेंट जो अलग अलग लेवल के जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लो लेवल, उसके बेस पर ये रिव्यू करती है और कोशिश करती है इम्प्रूव करने की। टू फैसिलिटेट बेटर अप्रिसिएशन, कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करती है, और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको मोटिवेट भी करती है, उनको अप्रिशिएट भी करती है ताकि वो और अच्छा काम करें। परफॉर्मेंस ऑडिट भी कराया जाता है तो उसको भी इफेक्टिव बनाती है। और इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, उनकी प्रोग्रेस को भी ये चेक करती है, उसको मेज़र करती है। तो वी कैन से जो परफॉर्मेंस बस्टिंग है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ स्पेसिफिक एज वेल एज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस बस्टिंग की जाती है। आप देखिए इसके क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बस्टिंग। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कि सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से होंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन प्लान को वेल डिफाइंड करते हैं, है ना, जिसमें ऑपरेशंस की जानी है, और उसके बेस पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं फिर वो डिसाइड करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी कौन कौन सी की जानी है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिसाइड करने के बाद सेकेंड हमारा आता है ऑब्जेक्टिव फार्मूलेशन, कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, जो भी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाएगा इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स स्पेसिफिक एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, मतलब इस परफॉर्मेंस बस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो अचीव करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड किए जाते हैं, और ये देख लिया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच होने चाहिए, है ना। तो ये एक फ्रेमवर्क, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि आप प्रोग्राम, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट में आप जो है वो ईज़िली उसको क्लासीफाई कर सकें। थर्ड स्टेप यही है एक्टिविटी क्लासिफिकेशन, कि जो भी ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया उसमें हम एक्टिविटीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में
क्लासीफाई कर देते हैं, है ना। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर, और फिर उसमें डिफरेंट लेवल के जो मैनेजमेंट है उनकी भी नीड की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिज़िकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट दोनों को चेक करते हैं। उसके बाद आता है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, कि फिर नॉर्म्स क्या होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग काम किया जाना है, वो हम डिसाइड करते हैं, है ना। तो इसमें जो भी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की, वो डिसाइड की जाती है और फिर उसके बाद उसको मैच किया जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्शन का देख रहे हैं कि वो मतलब आउटपुट कितना हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट होगा। अगर आप सेल डिपार्टमेंट का देख रहे हैं कि व्हाट शुड बी द सेल, तो वो रुपीज़ की टर्म में होगी, है ना। तो इसी तरीके से जो है वो नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड। फिर उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आपके एक्सपेंडिचर कितने होंगे, उसको देखा जाता है कि जो आपने परफॉर्मेंस डिसाइड करी, फिजिकल एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है ना, कि फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ परफॉर्मेंस बस्टिंग इट इज़ नेसेसरी दैट द कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड विद द अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, कि किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, है ना। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो भी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाए, वी कैन से कि जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है और परफॉर्मेंस बस्टिंग की जो लैंग्वेज है दैट शुड बी सेम। डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिसाइड किए जाते हैं। तो जो परफॉर्मेंस बस्टिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजमेंट स्टाइल बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, जिसमें कि राइट्स को भी ड्यूटीज़ को भी एक तरह से बांटा जाता है, पावर भी दी जाती है। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर भी की जाती है ताकि जो पर्सन जिसको आपने काम दिया वो इजीली अपने काम को कर सके। नेक्स्ट स्टेप आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि इसमें अब दो स्टेजेस हैं। एक तो आप एस्टिमेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर हुए उसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ। ये तो ट्रेडिशनल में भी होता है कि हमने जितना खर्चा किया, होना इतना चाहिए था, हुआ इतना, उसको कंपेयर करते हैं। सेकंड, हम एस्टिमेटेड जो परफॉर्मेंस टारगेट है कि आपने क्या सोचा था, क्या आउटपुट निकलेगा और एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ, उसको भी कंपेयर किया जाता है। तो ये कहलाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड लास्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग, कि जब कंपेयर किया जाता है वेरिएंस एनालिसिस, जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था ना, यहाँ भी वेरिएंस एनालिसिस होगा कि क्यों इतने डिफरेंसेस आ गए, अगर डिफरेंसेस हुए तो, और जो भी डिफरेंस आए उसके क्या रीजंस हैं, है ना। कौन कौन से की फैक्टर हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए था, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कंट्रोलेबल थे लेकिन कंट्रोल नहीं किए गए। तो वो सारी चीज़ें जज की जाएंगी और फिर रेमेडियल एक्शन लिए जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाएगी कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और एक्शन लिए जाएंगे ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस बस्टिंग, और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।